से जाकर के मिला तो किसी ने भी बात करने से मतलब बात नहीं करनी चाहिए, सबने इनकार कर दिया, मुंह मोड़ लिया। कई लोगों से जब मैंने साहब के बारे में बात की तो लोगों ने कहा कि भाई आप ना उनके किसी कार्यकर्ता से बात कर लो, क्योंकि 5 बजे हाजिरी होने का मतलब ये है कि आदमी 3 बजे उठना पड़ेगा उसको। 3 बजे वो उठेगा, नाश्ता वास्ता करेगा, चाय पानी पिएगा, 4 बजे घर से निकलेगा, तब 5 बजे जाएगा। और आप सब लोग, दरअसल अध्यक्ष आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं भागूंगा। जो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम एमएस ग्लोथ है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मजदूर की आवाज। तो आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स को मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर अपने करियर की शुरुआत करी। एक सफाई कर्मचारी के पद पर उन्होंने काम किया और आज एक सफाई कर्मचारी से आज प्रदेश अध्यक्ष बनने का जो सफर उन्होंने तय किया है, तो आज जाने से पहले प्रमोद मेहरोली जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्रमोद मेहरोली जी, सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो ये है कि कहा जाता है कि हर कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ है। तो आज आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं मनोज जी, और आप हमेशा हमारा इंटरव्यू करते हैं और चीजें हम देखते हैं कि हमारे जो आज ये चीजें हैं वो इसके पीछे आपका भी एक बड़ा हाथ है। लेकिन अगर मैं कहूं तो इस सारे मामले के पीछे जो हमारे आज सरकार में चेयरमैन है संजय गहलोत साहब, दिल्ली सरकार में चेयरमैन है अभी फिलहाल, और अभी उनका कार्यकाल बाकी भी है। इवन सब मजदूरों के सबसे बड़े नेता उनके रूप में उन्हें देखा जाता है। दिल्ली में नहीं, भारतवर्ष में सब लोग जानते हैं। मुझे याद है वो दिन आज भी, जब मैं उनके पास अपनी किसी समस्या को लेकर के गया था, जब मुझे बहुत ज्यादा निगम में सता दिया गया और मैं कई लोगों से जाकर के मिला तो किसी ने भी बात करने से मतलब बात नहीं करनी चाहिए, सबने इनकार कर दिया, मुंह मोड़ लिया। कई लोगों से जब मैंने साहब के बारे में बात की तो लोगों ने कहा कि भाई आप ना उनके किसी कार्यकर्ता से बात कर लो, चेयरमैन वो गहलोत साहब तो आपसे बात नहीं करेंगे। उस वक्त चेयरमैन नहीं हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष थे संगठन में, तो वो बात नहीं करेंगे, वो तो बहुत बड़े नेता है। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा होगा, लेकिन मैंने जब किसी तरीके से नंबर निकाला सर का और मैंने कॉल किया तो सर का पहले ही मुझे जो कॉल का जवाब था, उन्होंने कहा कि बेटे आप ऑफिस पे आओ मेरे। मैं ऑफिस पे गया और आप यकीन नहीं करोगे कि वो दिन मेरे लिए ऐसा सुनहरा दिन था, वो दिन और आज का दिन। मैं जब से साहब के साथ में काम कर रहा हूँ, साहब ने मुझे अपने साथ में रखा और स्टार्टिंग में मुझे जोन में, सादर साउथ जोन में सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद काम करते करते मुझे जोन का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मुझे धीरे धीरे करके पूर्व दिल्ली अध्यक्ष बनाया गया और आज तो माननीय चेयरमैन साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जिसके लिए मैं डिजर्व भी नहीं करता था। आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने अपने आप को देखा है। मुझे तो एक सपने से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने देखे थे। बड़े बड़े जो हमारे नेता हुआ करते थे, उनके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था, बड़े बड़ी पगड़ी बांधा करते थे, बड़ी बड़ी उनके पास जमीन जायदाद होती थी, वो प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस लेवल पे आएंगे, लेकिन आज माननीय चेयरमैन साहब ने वो कर दिखाया जिसके लिए हम डिजर्व भी नहीं करते थे। जो सपना था वो सपना पूरा कर दिया माननीय चेयरमैन साहब ने। ये सब उनकी वजह से हो पाया आज। तो जैसा कि बात करें जाए प्रमोद मेहरोली जी, आप यूनियन में करीब, जहां तक मुझे पता है, 10-12 सालों से काम कर रहे हैं और हमारी इस यूनियन में बहुत ही सीनियर लोग हैं। तो कहते हैं कि राजनीति, आपने ऐसी कौन सी राजनीति चलाई जो उनका नंबर नहीं आया और आपको डायरेक्ट प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सबके मेहनत होती है। निरंतरता सफलता की कुंजी है। ये किसी महान कवि ने कहा है कि निरंतरता सफलता की कुंजी है। तो निरंतर यदि आप काम करेंगे, किसी फील्ड में करेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस लाइन में ये तो समाज सेवा है, आप कर लीजिए, आपको भी लोग जानने लगेंगे, कोई भी कर ले। जो लोग ईर्ष्या भाव रखते हैं या फिर जो जैसी कुछ ऐसी चीजें नहीं है, सब लोग हमसे प्यार करते हैं, कोई भी ईर्ष्या नहीं करता है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, जितने भी लोग थे, इवन एक सिंगल आदमी भी ऐसा नहीं है जिसने ऐसे किया, सबने आशीर्वाद दिया, सबसे प्यार मिला है। और यहाँ तक कि हमारा समाज इतना अच्छा है, इतना भोला है। मैं आपको बताऊं कि सर, जब वो देखते हैं ना कि हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आज हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो वो उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे मैंने सुना है और मैंने देखा भी है, मेरे साथ भी हुआ है। माननीय चेयरमैन साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कई बार बताया है कि किस तरीके से समाज ने उनको सपोर्ट किया और उनको आगे लेकर के आए। इसी तरीके से आज माननीय चेयरमैन साहब के आशीर्वाद से मुझे भी, मेरे सारे समाज ने, मेरे सारे लोगों ने आज मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक लाने में उनको बड़ी सहयोग है, बड़ी भागीदारी है। तो जैसे कि अभी आपने बात करी पढ़ाई की, तो कुछ यूनियन के लोग ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
वो कहते हैं कि प्रमोद महलो इतना पढ़ा लिखा है, वो तो अपनी पढ़ाई का रोब झाड़ता रहता है हमारे ऊपर, हमें काम नहीं करने देता। ऐसा कुछ भी सुनने को मिलता है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं किया, जबकि मेरा तो जो स्वभाव है वो इतना सिंपल और सरल रहा है कि कभी भी किसी के भी मैंने कभी कोई ऐसी चीजें की नहीं, ना मैंने कभी कहा, ना मैंने सोचा ही, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ये सब अपने एक नसीब होता है। कई लोग सिचुएशन की वजह से नहीं पढ़ पाए, वो एक अलग बात होती है, कुछ पढ़ जाते हैं, नसीब है ना, ऐसा नहीं है। और मैं कभी इस चीज का घमंड क्यों ही करूंगा। और फिर पढ़ाई लिखाई, रही बात उसकी पढ़ाई लिखाई की, मेरा मानना यह है कि हम सबको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। आने वाले समय में जो ये सोचते हैं कि भाई हमने पढ़ाई नहीं की, वो अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, वो बच्चे उनका जो चीजें वो नहीं कर पाए वो करेंगे, बच्चे सपना पूरा करेंगे। और पढ़ाई लिखाई तो शेरनी का वो दूध है, जैसे बाबा साहब ने कहा है, जो पिएगा वही दौड़ेगा भाई। तो ये तो सच्चाई है, पढ़ाई लिखाई तो अपना रंग दिखाती है कहीं ना कहीं। आदमी नहीं कहे लेकिन लोग कहेंगे, आज हमारे बारे में लोग कहते हैं कि भाई प्रमोद जी अच्छे पढ़े लिखे हैं। मैंने अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मैंने MA किया हुआ है, BEd किया हुआ है, SI का डिप्लोमा किया हुआ है, कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, अच्छी पढ़ाई की हुई है। तो जैसे कि अभी आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, तो आपने सफाई कर्मचारी क्यों चुना? सर इसके पीछे तो एक बड़ा रीजन है, अगर देखा जाए तो, चूंकि आपको पता है कि निगम में कैसी व्यवस्था है। हमारे पिताजी निगम के कर्मचारी थे और मैं होटल में सर्विस किया करता था। लेकिन 2014 की बात है, पापा जी बीमारी के चलते गुजर गए और सबका ही मानना था, परिवार वालों का, समाज वालों का, कि भाई अगर आप लग जाओगे तो पढ़े लिखे हो, आप प्रमोशन मिल जाएगा, सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि निगम में ऐसा कुछ नहीं है। इस चीजों को इसको बदलेंगे, बहुत अच्छा हुआ अगर देखा जाए। ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आ गए और हमारे सामने ये चीजें आई। तो आने वाले समय में जो लोग पढ़े लिखे आएंगे और ऐसे जो पीड़ित परिवार से लोग आएंगे, उनके लिए हम अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जो दर्द हमने देखा है शायद वो हम किसी और के लिए, उनके लिए नहीं छोड़ेंगे ताकि दिक्कत आए आगे। तो आज जैसा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष चुने गया है, पूरी यूनियन ने अपना विश्वास जताया है, तो इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाओगे? कुछ तो रणनीति आ गई होगी दिमाग में कि भाई अब ऐसे काम करना है, क्योंकि पहले आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, आपको प्रदेश अध्यक्ष की भी सलाह लेनी पड़ती थी। तो अब खुद जब जिम्मेदारी आपके कांधों पे आ गई है, पूरी यूनियन की, पूरे समाज की, पूरे सफाई कर्मचारी मजदूरों की जो आपके सर पे आ गई है, अब तो इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाओगे? देखो, ये जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी समाज उसे ही देता है जो इसको उठा सके। ये सच्चाई तो ये है, तो ये तो एक तरीके से कांटों का ताज है। और फिर अगर हम इस जिम्मेदारी से भाग गए तो फिर भी क्या फायदा। यदि हम पढ़े लिखे हैं और हमने पढ़ाई लिखाई की है और वो पढ़ाई लिखाई समाज के काम ना आए, तो फिर मुझे लगता है बेकार है पढ़ाई लिखाई करनी। ऐसे पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है जो समाज के काम ना आए। वो पढ़ाई लिखाई जो हमने की है आज वो समाज के काम आएगी। ये माननीय चेयरमैन साहब के आशीर्वाद से हम सारी चीजें करते रहेंगे। जहाँ पे हमें दिक्कत आएगी साहब से हम पूछेंगे। और फिर हमें 12-14 साल हो गए इसमें संगठन में काम करते हुए। ऐसे भी नहीं है कि बहुत सारी चीजें हमने सीखी है और अभी भी हमारे सीनियर बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैं लगातार मिलता रहूंगा, उनसे सारी चीजें जहाँ दिक्कत आएगी पता करूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर छोटे से भी सीखना पड़ेगा या मुझे कोई चीज नहीं पती मैं पूछ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा सुना कोई दिक्कत है। तो अभी जैसे कि बात करें जाए, हमारे सफाई कर्मचारी है जो निगम में सेवा करते हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत से लोगों ने रिटायरमेंट भी हो गई है। तो अभी 1-2 दिन से चल रहा है कि भाई 5 बजे की ड्यूटी हो गई है। तो आपने देखा होगा दूर दूर से कर्मचारी आते हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे? तो उनके लिए क्या करना चाहोगे आप? उसके लिए हम तैयार कर अपने मीटिंग में बिठाएंगे हम और अपने लेवल पे देखेंगे कि क्या कुछ है। दरअसल उससे हम भी बड़े दुखी है, क्योंकि 5 बजे हाजिरी होने का मतलब ये है कि आदमी 3 बजे उठना पड़ेगा उसको। 3 बजे वो उठेगा, नाश्ता वास्ता करेगा, चाय पानी पिएगा, 4 बजे घर से निकलेगा, तब 5 बजे जाएगा। और जो लोग गाँव से आ रहे हैं 100 किलोमीटर दूर से, 150 किलोमीटर दूर से, मुझे लगता है वो तो सोते ही नहीं होंगे। वो तो रात को 12 बजे वाली ट्रेन में बैठते होंगे या 11 वाली ट्रेन में बैठते होंगे, तब जाके कहीं 12 बजे 1 बजे तक आएंगे, 2 बजे तक आएंगे और ड्यूटी करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग सरकार की जिम्मेदारी वो कर्मचारी से ड्यूटी कराए। रूल से बाहर कोई नहीं जा सकता। संविधान सबसे ऊपर है। नहीं तो मामले को लेकर रोड से हमें कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें हमारी महिला कर्मचारी भी है, वो बेचारी इतनी सुबह सुबह उठकर आना, उनके ऊपर और भी जिम्मेदारी है, बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है। इस पर चर्चा चल रही है, महिलाएं कैसे आएगी रात को, कन्वेंस कैसे मिलेगा? मेट्रो भी नहीं चलती, गाड़ी नहीं चलती, ऐसे रात को कैसे हो जाएगा? महिलाएं कैसे आ पाएगी? उसके लिए हम लगातार प्रयासरत है और मैं अपने लेवल पे भी जाऊंगा, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, मेयर साहब से मिलेंगे और इस मामले को खत्म करा देंगे जल्दी। और एक सबसे बड़ी जो समस्या है महिलाओं की, आपने देखा होगा कि पुरुष तो कहीं भी
और यहाँ तक कि हमारी महिलाओं की अगर बात करें जाए, उनको खाने पीने की भी ऐसी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो बेचारी बैठ के खा सके या शौचालय का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारियों से तो लोग इतना जलते हैं, दूर से पानी देते हैं। तो इनके लिए भी क्या कुछ करना चाहोगे आप? इसके लिए देखिए क्या है कि मैंने अभी जब मैं पूर्वी दिल्ली का अध्यक्ष हुआ करता था, मैंने एक लेटर लिखा है 216 वार्ड के बारे में। वहाँ के कर्मचारियों ने मुझे बुलाया था, बाकी वार्डों में से किसी ने नहीं बताई ये चीजें, लेकिन 216 वार्ड जो झिलमिल का वार्ड है, वहां से मुझे कर्मचारियों ने बुलाया था और उन्होंने अपनी समस्या बताई। मैंने वो अपने लेटर पैड पे लिख करके मैंने मेयर साहब को, कमिश्नर साहब को वो दे दी है, और उसके अकॉर्डिंग यदि वो यहाँ पे उसके लिए कुछ करते तो ठीक है, नहीं तो उस मामले को भी हम ऊपर लेके जाएंगे। तो अब क्या कुछ कहना चाहोगे? आज खुशी का इतना माहौल है, तो लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे अपने ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को? मेरे लिए तो ये है कि आप सब लोग, दरअसल अध्यक्ष आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं भागूंगा। जो आपने जिम्मेदारी दी है मुझे, कभी भी किसी भी टाइम, वैसे मैं पहले से ऐसी चीज है मेरी, आप कभी भी कॉल करिए मुझे, किसी भी टाइम कॉल करिए। मेरा नंबर है 7053056629। कभी भी कॉल करिए, मैं आपके लिए, सिंगल भी आप बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, जहां भी बुलाओगे। आपका थाने का काम हो, आपका पुलिस का काम हो, आपका वैसे कोई दरोगा इंस्पेक्टर काम मैं आपको तंग कर रहा हूँ, जैसा मर्जी आपका कोई भी काम हो मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा वहां पर। दोस्तों देखते हैं प्रमोद मेहरोली जी कितने खरे उतरते हैं यूनियन की जो जिम्मेदारी इनके कांधों पे दी है। तो बने रहे हमारे साथ में, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मजदूर की आवाज। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका अपना MS ग्लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।